हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज का हमारा जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू होगा। इससे पहले हमने चर्चा कर लिया है। तो चलिए, क्वेश्चंस है, विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में निम्न में से, ठीक है, निम्न वायुदाब क्षेत्र क्या कहलाता है, ये पूछा गया है। तो वायुदाब क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इस वायुदाब क्षेत्र को हम शांत मंडल के नाम से जानते हैं। याद रखें, इसे डोल ड्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोल ड्रम। तो कई बार आपको शांत मंडल ना लिख के डोल ड्रम लिखा जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहां से हवाओं का निरंतर, मान लीजिए ये है, इसके बीच में अभी हमने बात किया कि ये विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ये जो पेटी है इसे शांत मंडल के नाम से जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर तापमान क्या रहता है? टेम्परेचर हाई रहता है और वायुदाब क्या रहता है? कम रहता है। ठीक है, वायुदाब कम रहता है, विंड प्रेशर कम रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ से हवाओं का क्या होता है, मूव करती हैं हवाएं उत्तर और दक्षिण की तरफ। तो ये प्लेस खाली मिलता है और यहाँ पर जो है पृथ्वी के रोटेशन फोर्स, जिसे हम कहते हैं, पृथ्वी का जो घूर्णन क्षेत्र है, जिसे हम कहें कोरियालिस बल, कोरियालिस बल है, उसका प्रभाव नगण्य होता है, जिसके कारण यहाँ पर ये स्थिति देखने को मिलती है। वायुदाब क्षेत्र कम रहता है। वायुदाब क्षेत्र कम होने का मेन रीजन अगर कोई पूछे तो यहाँ पर तापमान में अधिकता, यानी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जहां पर हाई टेम्परेचर होगा वहां पर वायुदाब कम होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे वायुमंडलीय वायुदाब। जो वायुमंडलीय दाब प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? तापमान से, वायुदाब से, आर्द्रता से, इन सभी से। जी हाँ, जो वायुमंडलीय दाब है वो तापमान से भी प्रभावित होता है, वायुदाब से भी प्रभावित होता है और आर्द्रता से भी प्रभावित होता है। इसलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा हमारा 4 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। अक्षांश निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में, या शांत मंडल में, या व्यापारिक पवनों की पेटी में, या नॉर ईस्टर्स। इन चारों ऑप्शंस में से जो राइट ऑप्शन हमारा सही होगा वो होगा उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को हम अक्षांश के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। गरजते चालीसा से तात्पर्य है। तो गरजते चालीसा से हमारा तात्पर्य है वीर पछुआ पवने, या हम कहें इसी, देखिए, गरजते चालीसा यानी 40 डिग्री अक्षांश पर जो पश्चिम से पूर्व की ओर तीव्र हवाएं चलती हैं, पछुआ हवाएं, उन्हीं को हम कहते हैं गरजता चालीसा, और ये होती हैं वीर पछुआ पवने होती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भाग के मैदानों में चलने वाली उष्ण और शुष्क हवाओं को निम्न में से क्या कहा जाता है? देखिए, उत्तरी भारत में कह रहा है, इस बात को याद रखें, और ग्रीष्म ऋतु में कह रहा है। तो मानसून नहीं कहेंगे, हबूब नहीं कहेंगे, चिनूक नहीं कहेंगे। चिनूक उत्तरी अमेरिका में चलता है, तो भारत की बात कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। मानसून दक्षिण भारत से प्रवेश करता है, तो यहाँ भी ऑप्शन। हबूब भी जो है
भारत में नहीं चलता। तो इस तरह से जो राइट ऑप्शन हमारा होगा वो होगा 4, यानी लू। क्या कहते हैं उसे? हम लू कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी मुखर्जी ने किस राज्य के ग्रामीण अधिवासियों के अंतरण पर कार्य किया? ठीक है, किस पर किया? तो ये किए थे राजस्थान पर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हमारा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित विद्वानों में से किसका संबंध कोटि आकार नियम से नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर 4, यानी डेविस के। ठीक है, डेविस ने क्या लिखा? अपर्दन चक्र संरचना इनकी थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि को नगरीय प्रक्रिया कहा जाता है। किसने कहा? ये कोटेशन है, तो यह किसका कोटेशन है ये पूछा जा रहा है। तो ये जो कोटेशन है GT वार्था का है। किसका? GT वार्था का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। वर्ष 1900 में विश्व की कुल जनसंख्या 2000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? तो ये डाटा पुराना है, नया डाटा अपडेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 9.2, यानी ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से भारत में निम्नांकित वर्ष तथा उसमें नगरीय जनसंख्या से संबंधित गलत जोड़े बताना है, क्योंकि 1991 में 10% नगरीय जनसंख्या थी। क्या था? 10 यानी 10.8% नगरीय जनसंख्या थी। या फिर कह रहे हैं 1971 में 19.9% नगरीय जनसंख्या थी। फिर 1981 में 25% नगरीय जनसंख्या हो गई। फिर 1991 में इन्होंने कहा 25.7% जनसंख्या हो गई। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन होगा वो होगा 3rd। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। औद्योगिकरण के कारण नगरीय जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है, यह किस कारक के अंतर्गत है? तो यह जो है वो आर्थिक कारक के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। नगरों की आकारिकी के संबंध में सकेंद्रीय कटिबंध सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये प्रतिपादित किया था वर्गेस ने। किसने? वर्गेस ने प्रतिपादित किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गेस का सकेंद्रीय कटिबंध सिद्धांत किस नगर पर आधारित था? तो ये जो आधारित था वो शिकागो पर आधारित था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से सबसे अधिक फार्म गृह यानी फार्म स्ट्रीट कहाँ पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में, जापान में, चीन में, भारत में। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। सर्वाधिक फार्म गृह जो बनाए गए हैं वो USA में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक केंद्रीय स्थान स्वयं की सेवा करने के साथ साथ 2 अन्य सेवा केंद्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो वह क्रिस्टालर का कौन सा का स्थिर पदानुक्रम कहलाता है? याद रखें ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा K3। क्या कहलाता है? K3 के अंतर्गत जो क्रिस्टालर महोदय ने इसकी व्याख्या की थी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 41। अलग अलग त्रिज्याओं के सहारे बाहर की ओर मुख्य मार्गों के सहारे फैलाव के सिद्धांत के अंतर्गत होता है। तो अलग अलग त्रिज्याओं के सहारे पूछा जा रहा है बाहर की ओर मुख्य मार्गों से के सहारे फैलाव किस सिद्धांत के अंतर्गत होता है? 4 सिद्धांत दिया गया है। इन सिद्धांत को किसने दिया? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें इनके नाम बताइएगा। ठीक है, तो हम राइट ऑप्शंस देखते हैं कौन सा हमारा होगा। राइट ऑप्शंस यहाँ हमारा खंड सिद्धांत होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3rd। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 42।
42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नगर का सबसे महत्वपूर्ण मध्य भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? नगर का सबसे महत्वपूर्ण और मध्य भाग जो कहलाता है वो कहलाता है CBD, यानी नगर कोड कहते हैं उसे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है नगर स्वयं विकसित नहीं होते अपितु समीपवर्ती क्षेत्र उसको विकसित होने के लिए वातावरण तैयार करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है ये पूछा जा रहा है। इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा मार्क जेफरसन। मार्क जेफरसन ने कहा नगर स्वयं विकसित नहीं होते। याद रखें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नगर स्वयं विकसित नहीं होते अपितु समीपवर्ती क्षेत्र उसको विकसित होने के लिए वातावरण तैयार करते हैं। तो याद रखें इस कोटेशंस को। इसके बाद नेक्स्ट है आरएल सिंह ने कहां से आमलैंड को सीमांकित किया। देखिए यूं हम कहें आरएल सिंह द्वारा जो एक शोध किया गया था वो कहाँ किया गया था? तो वो जो उनका शोध क्षेत्र था वो था वाराणसी। कहाँ? वाराणसी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 नगर का बसाव, स्थान, प्रादुर्भाव, प्रारूप तथा वर्गीकरण आदि का अध्ययन किस विषय में होता है? तो ये जो होता है अध्ययन होता है नगरीय भूगोल के अंतर्गत। नगर का बसाव, स्थान, प्रादुर्भाव, प्रारूप और उसका वर्गीकरण नगरीय भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए कुल टोटल 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।